जी तो स्टूडेंट्स, आज आपसे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। एक्सट्रैक्शन हमने अब करनी है, यानी हमने ओर से जो है, जिसको हमने कंसनट्रेट कर लिया था पहले, 3 अवामिल से गुजरे थे हम: द ग्रेविटी सेपरेशन, द फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब जो है हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कॉपर को हासिल करें। तो आपने जो कंसनट्रेटेड ओर है, ये आपने एक टावर में डालना है, जिसको हम रोस्टिंग टावर कहेंगे या भट्टी कहेंगे। उसमें क्या होगा कि ये जो ओर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉपर पाइराइट है। तो कॉपर पाइराइट जो है, जब आप उसमें डालेंगे तो डेफिनेटली ये जो कॉपर पाइराइट है, ये ब्रेक डाउन होगा, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ये जो है टूट जाएगा इनटू अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। ये मिक्सचर आपको मिलेगा, यानी रोस्टिंग के बाद आपको ये मिक्सचर मिलेगा। और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गैस बन जाएंगी, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो आपने कैल्कोपाइराइट जो है, ये चैल्कोपाइराइट पहले लिया था, उसको आपने हीट किया तो ऑक्सीजन से उसकी बर्निंग हुई। तो कॉपर जो है वो सल्फ़र से रिएक्ट किया, क्यूप्रस सल्फाइड बन गया। आयरन ने भी सल्फ़र से रिएक्ट किया, आयरन सल्फाइड बन गया। और सल्फ़र ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन गया। लिहाजा A+B गोज़ टू C+D+E। तो इसकी जो बैलेंसिंग है वो आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1, राइट। तो आप इसकी बैलेंसिंग जो है वो ऐसे याद कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है हम बात करेंगे आपसे स्मेल्टिंग की। अब ये जो आपके पास मिक्सचर है, इस मिक्सचर को जो है आप आगे एक और टावर में लेके जाओगे, जिसका नाम है स्मेल्टिंग टावर। अब स्मेल्टिंग टावर में जो फर्दर हीटिंग है, ये कह लेंगे फर्दर रोस्टिंग है जो और की होगी, लेकिन इसमें आप सैंड फ्लक्स यानी सैंड का इस्तेमाल करेंगे। सैंड होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और कोक का इस्तेमाल करेंगे। कोक का भी इक्वेशंस में कहीं जिक्र नहीं होगा, लेकिन कोक को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 2 गैसेस पैदा होती हैं कोक को डालने से। और कार्बन डाइऑक्साइड भट्टी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भट्टी के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती है। तो एक्सेस एयर में जो है ये सब, मतलब 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें जो हैं आप इस भट्टी में लेकर जाएंगे, स्मेल्टिंग की भट्टी में रोस्ट करेंगे। इसको हम ब्लास्ट फर्नेस कहेंगे, उस भट्टी को हम क्या कहेंगे? ब्लास्ट फर्नेस। उसके बाद जो है नेक्स्ट ये होगा कि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब मिक्सचर को आप भट्टी में डालेंगे तो बहुत सी हीट निकलेगी, हज़ारों डिग्री, 4000 डिग्री तक हीट निकलेगी। इससे ये होगा कि जो डेफिनेटली इस दौरानिए में हमें कोक भी रिक्वायर्ड होगी। इसमें क्या होगा? पहले फेरस सल्फाइड है ये, तो पहले फेरस सल्फाइड है, ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा और फेरक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देगा। और डेफिनेटली फिर जो फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है, ये जो है कह लें, ये आगे सैंड के साथ रिएक्शन करेगा। फेरस ऑक्साइड फिर सैंड के साथ रिएक्शन करेगा और स्लैग बनाएगा। स्लैग जो है इसका फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज स्लैग? ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है मुँह में। इट इज़ बीइंग वेरी लाइटर, राइजेज टू द टॉप एंड रिमूव फ्रॉम द अपर होल। यानी आपका अगर लेट्स से दैट ये भट्टी है, लेट्स से दैट ये भट्टी है, यहाँ से आपने सारा मिक्सचर डाला, तो एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट है, तो यहाँ से आप स्लैग को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से है बाकी मिक्सचर आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर से मलाई आई थी ना दूध के, ऐसे स्लैग बाहर आ जाएगा और बाकी सारा मिक्सचर जो है वो नीचे रह जाएगा। लेट्स से ये ब्लास्ट फर्नेस, मैंने आपसे ब्लास्ट फर्नेस की बात की। तो अब अगली बात जो मैं आपसे करूँगा वो ये है कि जो मिक्सचर में आयरन सल्फाइड था, उसके साथ तो ऑक्सीडेशन हुई, फिर उसका एक ऑक्सीडेटिव कंपाउंड बना, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिला, स्लैग बन गया। आगे नेक्स्ट ये बताया जा रहा है, ऑन दी अदर हैंड क्यूप्रस सल्फाइड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो भी ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन करती है और क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेती है।
विच रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये बचे हुए कह लें कि फेरस सल्फाइड से जो सारा का सारा ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ होगा, उससे ये वाली जो प्रोडक्ट है ये मिलकर रिएक्शन करती है और फिर क्यूप्रस सल्फाइड बना देती है। तो डेफिनेटली एट द वेरी एंड आपको जो एक लोअर होल है, ये वाला एक लोअर होल है, यहाँ से जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मेटी, सॉरी यस दैट इज़ कॉल्ड मेटी। और मेटे क्या है, मोल्टन मिक्सचर है और इसमें 45% जो है वो कॉपर होता है, इसमें 45% जो है वो कॉपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि बेसिमराइजेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, बेसिमराइजेशन क्या होती है। अब डेफिनेटली मेटे आपको मिल गया, 45% कॉपर मिल गया आपको, तो 45% कॉपर जो है वो आपने लेना है और एक और भट्टी में डाल देना है, इसका नाम बेसिमर कन्वर्टर है। ये इस तरह की भट्टी है, इसमें आप जब मेटे डालेंगे जिसमें 45% कॉपर है तो क्या होगा, जो बचा हुआ आयरन सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से मिलेगा, फिर वही रिएक्शन ये जो हमने पढ़ा था अभी ये वाला सेम टू सेम स्लैग बनेगा, ऊपर आ जाएगा। और काफ़ी हद तक ये जो आयरन सल्फाइड है ये क्या हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। जिस तरह मेटे में भी आपको आयरन सल्फाइड ही मिलेगा, जिस तरह आपको जब ये मिक्सचर मिला था उसमें भी क्यूप्रस सल्फाइड मिला था और आयरन सल्फाइड मिला था, तो मेटे में भी आपको यही मिला है कि क्यूप्रस सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड है। तो अब जब आपको रोस्टिंग के बाद क्यूप्रस सल्फाइड आयरन सल्फाइड मिला था, तो आयरन सल्फाइड ने ऑक्सीडाइज़ किया था ख़ुद को, फिर स्लैग बनाया था, और क्यूप्रस सल्फाइड ने जो है ख़ुद को ऑक्सीडाइज़ किया था, और फिर जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना था उसने बचे हुए आयरन सल्फाइड से खुद को रिएक्ट करवा के क्यूप्रस सल्फाइड बनाया था और आयरन ऑक्साइड बना ली थी। आयरन ऑक्साइड का फेट तो यही है ना कि ये दोबारा इससे मिल जाएगा, स्लैग बन जाएगा, तो ये बीच में मिक्सर में ये रह जाएगा, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड की मिकदार बढ़ जाएगी, आयरन सल्फाइड की मिकदार कम हो जाएगी, लेकिन बचा हुआ आयरन सल्फाइड अभी भी है। तो कह लें कि अब जो बचा हुआ आयरन सल्फाइड है वो भी मज़ीद इस भट्टी में आने के बाद, ये ब्लास्ट फर्नेस जो मैं आपको बता रहा था ये समझ लें सारा ऐसे होता है, इसको आप बनाना सीख लें। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और दोबारा स्लैग वाली इक्वेशन बनेगी। अब क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा जिस तरह वहाँ पर भी हुआ था, क्योंकि आपके पास पहले ये ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होगा। अब उसके बाद जब ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, ये तो पूरी इक्वेशन होगी ना पीछे वाली, ये ऑक्सीडाइज होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बना था क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी तीन इक्वेशंस क्या हुई, सेम हुई। तो आपने वही तीन इक्वेशन यहाँ पे बेसिमराइजेशन में भी लिख दी, लेकिन चौथी इक्वेशन यहाँ पर आपने देखा था बचा हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड बचे हुए आयरन सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यूप्रस ऑक्साइड बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि सारा का सारा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना। तो क्यूप्रस जो बना है, यानी जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो बचे हुए आयरन क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्शन कर जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करके कॉपर बनाएगा। तो दिस कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलेंगे इसको, ब्लिस्टर कॉपर। और ये 98% जो है वो कॉपर है। और ये कॉपर पैदा करने पर इस भट्टी के अंदर जो बेसिमर था उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो लिहाजा यहाँ पर आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो आप लिखेंगे द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सैंड मोल्ड्स and is allowed to cool. The dissolved gases escape from the blisters the surface of the solid copper, therefore the copper is called blister copper। यानी कि जब वो भट्टी से इसको निकालेंगे, ये जिस तरह मूव हो सकता है ना, ये ऐसे टिवर है, ये ऐसे मूव हो सकता है, तो जब ये मूव करेगा तो ये डेफिनेटली सारा आपको कॉपर गिरता हुआ नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक विजुअलाइजेशन में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कैसे जो है ग्लास फर्नेस के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और ये सारा नीचे मिक्सर जा रहा है, इतना भी आपको बताया, और नीचे ये देखें ये आपको मिल रहा है स्लैग। ठीक है, नहीं भट्टी की निचली साइड पे स्लैग को आप बाहर निकाल रहे हैं, और उसके बाद आपको मिक्सर मिला था मेटे। तो मेटे को जो है फिर आपने क्या किया, यूज़ कर लिया बेसिमराइजेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स एज अ होल आपको ये नज़र आएगा
कि नीचे भी आपको जो ब्लिस्टरिंग वाला कॉपर मिलेगा और ऊपर आपको स्लैग मिलेगा। उसके बाद जो है रिफ़ाइनिंग की जाती है। रिफ़ाइनिंग में जो ब्लिस्टर कॉपर है उसके रॉड ले लिए जाते हैं, उनको एज आ एनोड यूज़ किया जाता है, और जो बारीक स्ट्रिप्स हैं इनको एज आ कैथोड यूज़ किया जाता है। ये प्योर कॉपर की होती हैं, 99.9% कॉपर की। ये तो 98% कॉपर होता है, जो कि बेसिकली एक इम्प्योर कॉपर है। और फिर करंट लगा दिया जाता है। तो करंट लगा देने के बाद जो है ये होता है कि जो एनोड है इससे सारा कॉपर निकल कर कैथोड पर चिपकता रहता है। तो ऐसा होल ये होता है कि सारा का सारा कॉपर देखें निकल गया है नोड से, और कहाँ पर जाके चिपक गया, प्योर कैथोड पे चिपक गया, और ये प्योर कॉपर हो गया। तो नीचे फिर आपको डेफिनेटली इसके नीचे कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आपको नज़र आएंगी एनोड के नीचे। इन्हें हम एनोड मड कहेंगे। और इस एनोड मड से जो है कह लें कि सारे प्रोसेस के ख़र्चे पूरे किए जाते हैं, क्योंकि इस एनोड मड में आपको बहुत से मुख्तलिफ़ कीमती मेटल्स मिलते हैं, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, ये आपको सेटल डाउन होते हुए नज़र आते हैं। तो ये दोनों आपने डायग्राम्स को भी फॉलो करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की आपसे अबाउट दी कंसनट्रेशन ऑफ दी ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ दी ओर, एंड देन द रिफाइनिंग ऑफ दी मेटल। क्योंकि आपको ब्लिस्टर कॉपर तो 98% मिला था, लेकिन हमें बेसिकली कॉपर चाहिए होता है 99.9%। तो 99.9% हासिल करने के लिए हमें रिफ़ाइनिंग करना एक ज़रूरी अमल समझा जाता है। तो आप इस तरीके से फिर रिफ़ाइनिंग करके ही हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोज़ के उस चैनल के साथ रहिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सॉल्वे प्रोसेस करवा देंगे। तो लिहाजा ये भी सारा आपने लेक्चर देखना है। अभी बल्कि आपको थंबनेल भी आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें तो आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।